chapter 8, part 4. Right. So Carla says, back to money and taxation. It is a great temptation if you're not already putting contribution in a special non-profit account, which you cannot personally touch, to pocket whatever cash may be given to you as a fund of the IRS. IRS. I'm so sorry. पैसे और कराधान पर वापस, ये एक बड़ा प्रलोभन है। यदि आप पहले से ही एक विशेष गैर लाभकारी खाते में योगदान नहीं डाल रहे हैं, जिसे आप व्यक्तिगत रूप से छू नहीं सकते हैं, तो आय का किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड बनाए बिना योगदान के रूप में आपको जो भी नकद दिया जा सकता है, उसे पॉकेट में डाल दें। मुझे आईआरएस का शौक नहीं है, मुझे आईआरएस नहीं पता क्या होता है। मैं पागल हो सकती हूँ, लेकिन मैं इतनी पागल नहीं हूँ। हालांकि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि जिस तरह से कि कोई व्यक्ति अपना जीवन जीता है और वो I'm so sorry, just tired. Uh, I better switch off the camera. um, जीता है वो हमेशा उस कार्य के लिए प्रासंगिक होता है जो वो एक चैनल के रूप में करता है। इसलिए एक उपकरण के रूप में आप दर्द भरे और महंगे ईमानदार होने के लिए अच्छा करेंगे। हैं? I am not fond of the IRS, so I may be crazy, but I'm not that crazy. However, it is an unfortunate act that the way one lives one life is always relevant to the work one does as a channel. मतलब कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, ये आपके, अगर आप चैनल बनना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी और एक माध्यम के तौर पे बेहतर होगा कि अगर आप सच्चाई और ईमानदारी से काम करें और महंगाई से भी काम करें, कि मतलब पैसे अच्छे लें अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए। कीप केयरफुल बुक्स एंड पे व्हाट यू ओ। आपकी मतलब वो जो यहाँ पर बोल रही है कि टैक्सेशन में या गवर्नमेंट टैक्स या जो कुछ भी देने की जरूरत पड़ती है, उसमें ईमानदारी बरतें और अपनी किताबों में टैक्सेशन में बेईमानी ना करें। और जो आपका बनता है गवर्नमेंट को देना, वो जरूर दें। मुझसे पूछो तो, ये मैं कह रही हूँ, मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं बनता है। क्यों बनता है भाई? फालतू का जबरदस्ती का फालतू के टैक्स लगाए हुए हैं। कमाए हम, मेहनत करें हम, इन्वेस्ट करें हम, और टैक्स दे गवर्नमेंट को किस चीज के लिए? छोड़ो। होपफुली दैट विल नॉट, हालांकि मैं भी टैक्स देती हूँ और ईमानदारी से देती हूँ, लेकिन ये मेरी सोच पिछले 2-3 सालों में जो बनती जा रही है उसकी बात बता रही हूँ। Hopefully, that will not be a death knell to your service. However, it would, in my opinion, be better stop taking money for your work than to pocket it as an undeclared income. ये बेहतर रहेगा कि अब ये कह रही है कि मेरी सोच में अपने काम के लिए पैसा लेना छोड़ दो अगर आप टैक्स को चोरी करने वाले। ये इसकी सोच है। क्योंकि ईमानदारी और ऑनेस्टी और अपने देश के प्रति या अपनी गवर्नमेंट के प्रति, मेरे ख्याल से तो वो मैट्रिक्स का हिस्सा है कि आपको गवर्नमेंट ने बोला है तो देना है। मतलब क्या गुलाम है क्या? पर ठीक है, ये उसकी सोच है कि ईमानदारी से आपके चक्र खुले रहते हैं, उलझते नहीं है। झूठ वगैरह, बेईमानी, उससे चक्र काफी ब्लॉक्ड होने की संभावना होती है। तो मेरे ख्याल से विशुद्धि चक्र, क्योंकि वो विशुद्धि मतलब शुद्ध तरीके से ईमानदारी से बात करने वाला चक्र होते हैं मेरे ख्याल से। और जैसा कि हमने कल गौर हरि जी के क्वेश्चन आंसर सेशन और एक्सप्लेनेशन में सुना कि हमारे असेंशन के लिए हमारा पीनियल ग्लैंड, हमारा मतलब कि तीसरी आंख वाला चक्र, हमारा विशुद्धि चक्र मतलब गले वाला थ्रोट चक्र, और सेक्रल चक्र मेरे ख्याल से जो
एड्रेनल ग्लैंड है किडनी के पास, जिसके बारे में हम काफी जानते हैं कि इल्यूमिनाटी इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो वो ग्लैंड में से जो खून निकलता है या टपकता है या जो कुछ भी है, तो वो खून है या रस है या हार्मोन है, जो कुछ भी है, वो ये तीनों का जो एक्सेस है, मतलब ये तीनों सीधे एक लाइन में होते हैं। तो वो कहीं आपकी नाभि के आसपास होगा मेरे हिसाब से, या नाभि के अंदर होगा, मुझे नहीं पता। तो वो हमें इतना तो पता चल गया कि ये तीनों चक्र आपके असेंशन के लिए या ग्रेड बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अम, अगर आप चैनल बन रहे हैं या बनना चाहते हैं, तो एक बात का ध्यान रखना कि आपसे बहुत सवाल पूछे जाएंगे, और चैनलिंग सिखाने के लिए अगर आप चैनलिंग सिखाने वाले हो या चैनलिंग करने वाले हो, कितने भी समय के लिए आप करो, आपसे दुनिया भर के सवाल पूछे जाएंगे, और कई बार ऐसा होगा कि एक ही सवाल बार बार आपसे पूछा जाएगा। लेकिन लेट मी गो बैक टू हिंदी व्हेन इट इज सो सिंपल। यदि आप किसी भी समय लंबे समय के लिए चैनलिंग और शिक्षण जारी रखते हैं, तो आपसे भारी संख्या में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। कुछ प्रश्नों को बार बार दोहराया जाएगा, लेकिन हमेशा ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको आश्चर्यचकित करते हैं। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर देने में आपको खुशी होगी, यदि आप केवल उत्तर दे सकते हैं। और ये बिल्कुल सही है। जैसे सच पूछूं तो उस दिन जब वो सवाल किया था, नाम भूल गई हूं मैं, पाकिस्तान के जो लॉ ऑफ वन देखने वाले मेंबर हैं, या ग्रुप यूट्यूब चैनल के, अ, मतलब यूट्यूब चैनल पे जो लॉ ऑफ वन देखा करते हैं, उनका नाम भूल गई हूँ मैं, पर वो पाकिस्तान से थे, जो पहले हाँ, मतलब पहले मेंबर है, जो मेंबर नहीं बोलूंगी, मतलब पहले दर्शक हैं जो लॉ ऑफ वन सुनते हैं। उन्होंने जब ये सवाल पूछा कि लॉ ऑफ वन पुस्तक पढ़ना जरूरी क्यों, उसे समझना जरूरी क्यों, जबकि इसमें भी काफी हद तक वही बातें लिखी हैं जो हम सबके धर्मों की किताबों में लिखी हैं। मुझे बता नहीं सकती कि कितनी खुशी हुई कि किसी ने ये सवाल पूछा। ये सवाल तो मेरे अपने भी दिमाग में नहीं आया। तो उनका वो सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई। और तो ये होता है कि खुशी आपको होती है कई सवालों पर। कई बार कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपके ज्ञान चक्षु भी खोल देते हैं। जब एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, तो अक्सर प्रलोभन होता है सामान्यताओं में जाने के लिए, जो बहुत अच्छा लगेगा, भले ही आप ठीक से नहीं जानते कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ये एक नैतिक अभ्यास नहीं है। हर समय सच बताने की कोशिश करें। जब आवश्यक हो, कहें मुझे नहीं पता। और ये होता है। अम, मैं आपको इसलिए बार बार अपना उदाहरण इसलिए देती हूँ कि किताब पढ़ना बहुत आसान है, किताब की बातें सुन लेना बहुत आसान है, लेकिन जब कई बार हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो बोले, अरे ऐसे कैसे होगा। तो मेरे साथ ये हुआ है, एक बार नहीं कई बार। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, और अपना उदाहरण मैं इसलिए देती हूँ। मैं दूसरे का उदाहरण तो दे नहीं सकती, क्योंकि किसका क्या अनुभव है उनको पता, मुझे मेरे अनुभवों का पता है। तो मैं अपना उदाहरण दे रही हूँ। कई बार टैरो करते वक्त ऐसा होता है, जब आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांसेंड करने वाले हो या असेंड करने वाले हो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, तब बीच में एक ब्रेक आता है। जब आप कितना भी टैरो कर लो, आपको जवाब नहीं मिलेगा। आप न्यूमरोलॉजी कर लो, मेडिटेशन कर लो, एस्ट्रोलॉजी कर लो, कुछ भी कर लो, आपको जवाब नहीं मिलेगा। मुझे कई बार एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा होता है कि मेरे सामने चार्ट है, उसका लॉजिकली मुझे सब कुछ पता है कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, लेकिन मुझे सवाल का जवाब नहीं। अगर मैंने किसी सवाल के लिए खास करके, जैसे प्रश्न कुंडली की है, हालांकि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं और मैं खुद को एस्ट्रोलॉजर नहीं कहती, अपने
कॉन्फर्मेशन के लिए, तसल्ली के लिए या कभी अपने पर्सनल काम के लिए मैं देख लेती हूँ। तो मुझे पता है कि क्या है, लेकिन वो सामने मेरे चार्ट है, लेकिन मुझे कुछ बुद्धि में नहीं आता। ठीक इसी तरह कई बार न्यूमरोलॉजी में आमतौर पे ऐसा नहीं होता, लेकिन टैरो में मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है कि कार्ड्स मेरे सामने हैं। मैं क्लाइंट्स की बात कर रही हूँ। क्लाइंट्स के साथ मेरे साथ ऐसा होता है कि कार्ड्स मेरे सामने हैं और मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। मतलब मैं सवाल कुछ पूछ रही हूँ और जवाब कुछ और ही आ रहा है। तो मैं पूछ कुछ रही हूँ, तुम जवाब कुछ दे रहे हो, कार्ड्स कुछ और बता रहे हैं। और वो जो टैरो करते वक्त वो जो दिमाग में, वो कानों में जो बात सुनाई देनी चाहिए, दिमाग में कुछ एक इमेज आनी चाहिए, वो नहीं आती। कई बार ऐसा होता है और तब मैं समझ जाती हूँ कि ठीक है, आज जवाब नहीं मिलने वाला, और पहले एक दो सवालों में ही पता चल जाता है। फिर मैं क्लाइंट से कहती हूँ कि देखो, आज मुझे जवाब नहीं मिल रहा, 2-4 दिन रुक जाओ, हम आपकी रीडिंग दोबारा करेंगे और नए सिरे से करेंगे। कोई एक्स्ट्रा चार्ज ऑब्वियसली मैं नहीं लूंगी, लेकिन आपको आना, मतलब पहले तो वो दोबारा आते, मतलब पहले तो वो घर आते थे, अब तो मैंने घर में क्लाइंट्स लेने बंद कर दिए, तो ऑनलाइन तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो अपॉइंटमेंट दोबारा सेट करनी पड़ती है, दैट्स इट। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो वही वो कह रही है कि जब एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है तो अक्सर प्रलोभन होता है समानताओं में जाने के लिए, जो बहुत अच्छा लगेगा, भले ही आप ठीक से नहीं जानते कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ये एक नैतिक अभ्यास नहीं है। हर समय सच बताने की कोशिश करें, जब आवश्यक हो कहें मुझे नहीं पता। आप जो, अब कोई इंसान, अब आप लोगों ने जो ये चैनलिंग हैंडबुक या वॉइस ऑफ कॉन्फिग्रेशन देख चुके हैं और लॉ ऑफ वन देख चुके हैं, वही मेरे हिसाब से वही ये देख रहे हो। तो आप लॉ ऑफ वन के वीडियोस में टैरो कार्ड्स के बारे में देख चुके हैं। तो कई बार सामने जो कार्ड होता है, आप उसे देख के आपको जवाब देना पड़ता है कि हाँ, मैंने कार्ड्स निकाले हैं पर मुझे आंसर नहीं पता है, लिटरली नहीं पता है, मुझे लग रहा है कि ये कार्ड्स गलत। तो वो अगर आपने देखा है तो आपको समझना चाहिए, या आपको पता होगा, सॉरी, कि कार्ड्स तो सामने है, उसमें सब कुछ सामने है, लेकिन वहां पे जो आपने देखा वो एक सिंगल कार्ड का मतलब देखा। जब 5-6 कार्ड साथ में होते हैं तो उनके अलग अलग मतलब हो सकते हैं। उन कार्ड को आगे पीछे भी कर दोगे तो उसका मतलब बदल जाएगा। तो कई बार बोलना पड़ता है कि मुझे नहीं पता। आप जो काम कर रहे हैं उसका जितना सम्मान करेंगे उतना ही स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि आपके अनुभव से परे बोलना ठीक नहीं है। लोग ये, अभी कई लोग मुझसे पूछते हैं, टैरो करने आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि अच्छा, मेरी बेटी ना 10th में है, तो आप जरा टैरो करके बताइए कि उसकी शादी के बाद वो खुश रहेगी, पति कैसा मिलेगा। अभी वो 10th में है, अभी दूर दूर तक उसकी शादी का पता नहीं है। मैं आज बोल दूंगी कि हाँ, खुश रहेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जवाब गलत होगा, लेकिन इस समय से लेके उस समय तक जिंदगी में जो अनुभव होंगे या जो चेंजेस आएंगे, बिलीफ सिस्टम्स चेंज होंगे, उसके अंदर कुछ बदलाव अगर आ गए, या लड़की ने फैसला बदल लिया या माँ बाप ने फैसला बदल लिया या शादी को ही 20 साल लग गए, लड़की पढ़ लिख के बोली नहीं मुझे तो अपना करियर बनाना, और करियर बनाने के चक्कर में 20 साल लग गए, तो कोई मतलब है, कोई तुक है अभी उसकी रीडिंग करने का। अच्छा, मेरे भाई की बेटी के बारे में जरा बताना। वो भाई की बेटी सामने भी नहीं बैठी है, उसकी एनर्जी में मैं टैप नहीं कर रही। मैंने आपसे आपका नाम पूछा है, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा है, और उसके हिसाब से मैं मैसेजेस चैनल कर रही हूँ। आप अपने पड़ोसी का भी पूछ लो, मेरे बाप का क्या जाता है, मैं तो जवाब दे दूंगी। पर कल को अगर
मतलब क्या है? आपने जिस अपने बारे में पूछने के लिए जो अपॉइंटमेंट ली है, आप अपने और अपने इमीडिएट फैमिली के बारे में, अपने माँ-बाप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लो। और अगर आपके पास कोई सवाल बाकी नहीं बचा है, तो लेट इट गो। नहीं 10 मिनट रह गए हैं, अच्छा मैं अपने फलाने रिश्तेदार के, मेरी चाची के बारे में पूछना चाहती हूँ। अम, लोग ये नहीं समझते हैं कि आप केवल इसीलिए अज्ञानी हैं क्योंकि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं। वे उस तरह की ईमानदारी की सराहना करते हैं, नहीं करते हैं। आजकल की दुनिया में, ये 40 साल पहले की बात कर रही है, आजकल की दुनिया में आम इंसान नहीं करता है। कुछ समझदार होते हैं जो कहते हैं अच्छा ओके, आई अंडरस्टैंड। लोग आपसे पूछेंगे कि आप अन्य चैनलों और अन्य समूहों के बारे में क्या सोचते हैं। अपनी प्रतिक्रियाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे निर्णय से मुक्त। People will ask you what you think, people will ask you what you think about other channels and other groups. Study your responses carefully to be sure that they are free from judgment. जब लोग आपसे और चैनल्स के बारे में या किसी और टैरो रीडर के बारे में, किसी और न्यूमरोलॉजिस्ट के बारे में पूछेंगे, तो कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के बोलना और ध्यान रखना कि कहीं ये आपका ईगो, आपकी जलन, आपका जजमेंट, आपकी इनसिक्योरिटी से तो आप नहीं बोल रहे हैं। There isn't anything wrong with giving as honest an opinion as you can about someone else's work, as long as you remember that each person's work has a unique audience and a unique message which may be far different than your own orientation. लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं, अगर वो सत्य है, तो सच बोलने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना कि किसी और का, तो ये मैं हमेशा कहती हूँ कि एक कार्ड को पढ़ने का या एक रीडिंग को पढ़ने का, एक टैरो रीडर का तरीका अलग होता है। हर टैरो रीडर का अलग होता है। मैं उस रीडिंग को किसी और तरीके से पढ़ सकती हूँ, कोई और उसे किसी और तरीके से पढ़ सकता है। और यही वजह है कि मैंने 3-4 लोगों से सीखा था। हर मतलब मेरी तो फ्रेंड सर्कल में थे, तो उनके साथ बैठ के डिस्कशंस करके मैंने सीखा, 2 टीचर्स से सीखा। तो ये और बात है कि मैंने अलग-अलग सोर्सेस से सीखा और इसलिए मुझे पता है कि इस चीज का मतलब ये हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। और सेकेंडली उनको देखने वाली जो जनता है वो अलग है। वो आपकी जनता नहीं है, वो दूसरी जनता है। उनसे सवाल करने वाले जो क्लाइंट्स हैं वो अलग। तो इसलिए अ, हर एक टैरो रीडर का अपने क्लाइंट के लिए मैसेज अलग हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं वही सही है। इसीलिए कई बार जब मेरे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करके क्लासेस के दौरान अम, वो किसी चीज, कोई रीडिंग जब मैं उनको करने के लिए कहती हूँ, तो वो बोलते मैम आप बताओ। मेरे बताने का मतलब नहीं है। रीडिंग तुम कर रहे हो तो तुम करो, क्योंकि तुम्हारी सोच अलग हो सकती है। जरूरी नहीं है कि मैं क्या सोचती हूँ उसी हिसाब से होना चाहिए। हो सकता है तुम कल को मुझसे बेहतर कर रहे हो, राइट? If you can remember that variety is not an indication that something is wrong, your conversation will be well served. uh, I think this is just what I said कि जो हर एक का तरीका अलग होता है और हर एक की वैरायटी अलग होती है, क्लाइंट्स अलग होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ गलत कह रहे हैं। उनकी वो सोच होगी। Certainly to condemn another group out of hand is unethical. To condemn any channel or group is not advisable. यदि आप याद रख सकते हैं कि किस्म एक नहीं है, संकेत है कि कोई गलत, मतलब ये नहीं, ये संकेत नहीं है कि कोई गलत है। आपकी बातचीत अच्छी तरह से परोसी जाएगी नहीं, आपकी बातचीत अच्छी तरह से समझ लेंगे। निश्चित रूप से किसी अन्य समूह की निंदा करना अनैतिक है। किसी भी चैनल या समूह की निंदा करना उचित नहीं है। पहली जगह में आप गलत हो सकते हैं। दूसरे स्थान पर, मतलब पहली बात तो आप गलत हो सकते हैं।
दूसरी बात, यह आपकी शक्ति का गलत उपयोग है। लोगों को खुद को समझने की जरूरत है, अपने अनुभव और विचार से चुनने और भेदभाव करने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों में घमंड आ जाता है कि मैं अपने काम में, मेरे से तो अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, मेरे स्टूडेंट तो मेरे स्टूडेंट है। भाई, तुम्हारे स्टूडेंट तुमसे आगे निकल सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। मसलन के अगर मैं आपको बताऊं तो मुझसे ये कहा गया था कि टैरो तुम्हारे बस की बात नहीं है, मत करना। और फिर मैंने उन्हीं से टैरो सीखा। अम, दूसरे स्थान पर आपकी शक्ति का गलत उपयोग है। लोगों को खुद को समझने की जरूरत है, अपने अनुभव और विचार से चुनने और भेदभाव करने की जरूरत है। अन्य चैनलों पर अपनी राय को दूर दूर तक फैलाना, खासकर यदि आपकी राय नकारात्मक है। मैंने कहा तो है कि उन्होंने मुझे मना किया था, मना मतलब उन्होंने ये कहा था कि तुम न्यूमरोलॉजी सीखो, तुम टैरो मत सीखो तुम। एंड ये सच है कि मैं टैरो से कहीं ज्यादा न्यूमरोलॉजी एंजॉय करती हूँ। न्यूमरोलॉजी मेरा पैशन बन गया था जब मैंने सीखना शुरू किया। बहुत 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 ज्यादा पसंद है मुझे न्यूमरोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी तो खैर अब वो वक्त ही नहीं रहा सीखने का। अम्म, अन्य चैनलों अन्य चैनलों पर अपनी राय को दूर दूर तक फैलाना, खासकर यदि आपकी राय नकारात्मक है, तो ये दूसरों की कीमत पर खुद को अच्छा महसूस करने का, यस, एक तरीका है जो काफी अनैतिक है। बिल्कुल सही। इस तथ्य को जोड़े कि आप प्रश्नकर्ता को अपनी निर्णय संबंधी जानकारी से बांध रहे हैं, जिससे वह व्यक्ति यह जानने के लिए आप पर निर्भर है कि उसके लिए क्या सही है, और आपके पास पूरी तरह से अनैतिक अभ्यास है। कृपया इससे बचने का प्रयास करें। पहले तो आपको ये मुश्किल लगेगा। जब आप किसी के द्वारा निर्मित सामग्री से परेशान होते हैं, तो निंदा से बचना मुश्किल होता है। कुछ अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि शब्द कुछ अधिक चतुराई से आ रहे हैं, और अंततः आप बिना निर्णय लिए इस क्षेत्र के अन्य कार्यकर्ताओं के बारे में कुछ ईमानदार कहने में सक्षम होंगे। मैंने कभी किसी को इस नए युग में नए चैनलों को प्रशिक्षण देने की नैतिकता पर लिखते नहीं देखा। शायद ये अभी तक एक सामान्य पर्याप्त अभ्यास नहीं है जिसके लिए एक आवश्यकता महसूस की जा सके। हालांकि मैं ये धारणा बना रही हूँ कि चैनलों की एक बड़ी संख्या संख्या शिक्षण चैनलिंग को समाप्त कर देगी। अच्छा, शिक्षुता आखिरकार शिक्षण का सबसे पुराना रूप। नए चैनलों के शिक्षक के रूप में मैं अपनी कुछ भावनाओं को आपके साथ साझा करूंगी, चाहे वे आपके लिए किसी भी काम की हो या ना हो। इससे पहले जो हुआ उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं इसके लिए पैसे नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे खुद स्वतंत्र रूप से पढ़ाया जाता था, और मेरे शिक्षक मुझसे पहले उन्हें भी स्वतंत्र रूप से पढ़ाया जाता था। मैं कार्य को प्रकृति में आध्यात्मिक और बहुत ही मांगलिक मानती हूँ, और मेरी शिक्षा का एक पवित्र सेवकाई का हिस्सा मानती हूँ, एक पवित्र सेवा करने का हिस्सा मानती हूँ, जो मेरे लिए पवित्र और मेरे निर्माता के लिए पवित्र है। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शिक्षण के लिए पैसे लेना अनैतिक है। अगर आपकी आर्थिक परिस्थितियां आपको बिना कुछ लिए आराम से जीने नहीं देती हैं, तो हर हाल में ऐसा करें। मेरी आर्थिक परिस्थितियां मुझसे कहती हैं कि मुझे पैसे लेने की जरूरत है, सिंपल। नहीं तो ये सुनने के बाद लोग मुझ पे उंगलियां उठाने लगेंगे कि आप क्यों पैसे लेते हो। अम, बस सुनिश्चित करें कि यह एक उचित राशि है। कुछ समूहों की नैतिकता जो उन्हें साझा करने के लिए, सिखाने के लिए बहुत बड़ी राशि वसूलते हैं, मेरे दिमाग में संदिग्ध है। हमेशा ये तर्क दिया जाता है कि लोगों ने जो सीखा है उसका उपयोग तब तक नहीं करेंगे जब तक कि वे इसके लिए भुगतान नहीं करते। अमेरिकी भौतिकवादी संस्कृति में कभी कभी ऐसा होता है।
सिद्धांत आगे ये भी जाता है कि यदि आप किसी चीज के लिए बहुत अधिक भुगतान करते हैं तो आप उस चीज पर बहुत अधिक ध्यान देंगे। यस, फ्री में किसी के लिए टैरो करो ना, लोग सलाह नहीं मानते। कम पैसे में करो तो भी नहीं मानते। जब ज्यादा पैसे लो ना, या सिखाने के या टैरो करने के, बराबर आपके पता एक एक दमड़ी वसूल करेंगे। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अपने योगदान को बहुत ही खास बनाने की कोशिश करें। मुझे पैसे के प्रति कोई परहेज नहीं है, बल्कि केवल लालच से बचना है। बिल्कुल। छात्रों की दो मुख्य श्रेणियां हैं, जिज्ञासु और प्रतिबद्ध। जिज्ञासु लगभग निश्चित रूप से सीखने के बाद चैनलिंग जारी नहीं रखेगा, ये वो पहले भी बोल चुकी है। चैनलिंग तकनीक जारी नहीं रखेगा, कोई बात नहीं। किसी और के साथ चैनलिंग के अनुभव को साझा करने के बारे में कुछ भी अनैतिक नहीं है, जो इसे सेवा के रूप में करने के लिए समर्पित नहीं है। आप उस व्यक्ति को जानकारी देने में उस व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, ये ठीक है यदि आप आश्वस्त हैं कि व्यक्ति की जिज्ञासा वैध है, न कि विवेकपूर्ण या अत्यधिक उथली। उस व्यक्ति के पास एक और क्षेत्र हो सकता है जिसकी ओर वो आगे बढ़ रहा है और जिसमें वह चैनलिंग से कहीं अधिक सेवा कर सकता है। मैं इसे यहाँ पर ही रोकती हूँ क्योंकि 30 मिनट होने वाले हैं, एंड आई वुड लाइक टू मेक शॉर्टर वीडियोस। वैसे भी मैं आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हूँ, प्लीज बेयर विथ मी, क्योंकि ये कोई बहाना नहीं है, ये एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन इस वक्त मेरे जो नंबर्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि मैं ज्यादा बोलूंगी, और मैं उसे बैलेंस करने के लिए पिछले कुछ दिनों से आर्ट में अपना वो एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने की कोशिश कर रही हूँ। बट कभी कभी मुझे लगता है कि ये भी जरूरी है, व्हाई नॉट, राइट? आई मीन, I apologize if I'm taking too much of your time. Please let me know if you object. I will stop doing it. Thank you so much. Goodbye.